Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subject Science 1, and our chapter is chapter number 12, that is study of sound. है ना। इसके पूर्व वीडियो में हमने स्टडी ऑफ साउंड ये चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा। और स्टडी ऑफ साउंड में हमने इसके पूर्व वीडियो में जो पोर्शन देखा हुआ है वो था सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बेटा चर्चा की हुई है, और सोनोग्राफी में हमने बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट देखी जिसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं उसके सामने का ऑलवेज रिमेंबर वाला इम्पोर्टेंट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें एक चित्र में आपको बेटी बचाओ और सेव द गर्ल चाइल्ड यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लोगन नारा बताया गया है। यहाँ पे इसका यह मतलब होता है कि हम आसपास हमारे आसपास दीवारों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो गवर्नमेंट का स्लोगन है वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बार उससे हमको फ़ायदा भी होता है बेटा। कि ऐसा फ़ायदा होता है कि हमें समाज के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास हम लोग देखते हैं तो ज़रूर हमने उसके बारे में पुलिस में शिकायत करनी चाहिए कि जहाँ पर बेटियों पे अत्याचार हो रहा है या फिर जन्म के पहले ही उसको हमारे गर्भ से निकाला जा रहा है, ऐसी घटनाएं हमारे पास होती है तो बिल्कुल हमें दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए बेटा, और उस एक्ट के तहत ऐसा यदि कोई हमारे आसपास कोई इंसान या कोई हमारे पहचान वाले ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है उसके बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे कि ये एक्ट क्या है और इसका मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है। देखिए, मैंने आपको जो सोनोग्राफी टेक्निक का उपयोग पिछले वीडियो में बताया था। सोनोग्राफी जो होता है उसमें एक यहाँ पे जो आपको सोनोग्राफी मशीन में एग्जामिनेशन प्रोसीजर बताई गई है ना। इसमें एक प्रोब, ये जो पर्सन है सोनोग्राफी हैंडलर, उस पर्सन के हाथ में एक प्रोब दिया गया है, और वो जेल का यूज़ करके वो हमें हमारे स्किन के अंदर या पेट के अंदर कौन से प्रॉब्लम है या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके वो बता सकता है कि हमारे पेट के अंदर कौन सा डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो स्टडी करके हमें बता सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रेग्नेंट वुमन में जो भ्रूण है उसका लिंग परीक्षण भी ये प्रोब आसानी से कर सकता है, परंतु हमारे गवर्नमेंट में भारत देश में उसके ऊपर बैन लगाया गया है बेटा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे लड़कियों की स्थिति बहुत गंभीर है। लड़कियों को पेट के अंदर जैसे ही डिटेक्ट होता है, फाइंड होता है सोनोग्राफी द्वारा कि ये होने वाला जो भ्रूण है वो लड़की होने वाली है, तो उसे पेट में तुरंत मार देते हैं। तो इसके ऊपर कायदा बनाया गया और वो एक्ट के तहत ये बताया गया कि लड़कियों को पेट मतलब सोनोग्राफी जांच करके या फिर इलीगल जांच करके उसका लिंग पता करके उसको पेट के अंदर मार देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके तहत उस फैमिली को जो लिंग परीक्षण कर रही है उसको जेल हो सकती है, और उसके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया गया बेटा। और वो जो डॉक्टर जो लिंग का परीक्षण करेगा उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसा भी कायदा हमारे भारत देश में बनाया गया है, ठीक है। तो उस कायदे के अनुसार ही हमें लिंग परीक्षण नहीं करना है। सोनोग्राफी भले ही बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसका उपयोग जो है बेटा वो बहुत बुरे तरीके से हमको नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई गई है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि बेटी बचाओ ये नारा क्यों लगाया गया है, और इसमें जिस तरह से साइंस का यूज़ हम लोग अच्छे काम के लिए करते हैं उस तरह से उसका मिसयूज बुरे काम के लिए नहीं करना है। साइंस इसके बारे में आपको सतर्क करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि इसका यूज़ अच्छे काम के लिए ही करिए, बुरे काम के लिए आप इसका यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट इन साइंस हैव लीड टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विच हैव हेल्प अस मेक मच प्रोग्रेस। मतलब हमें साइंस में इतने सारे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मिला हुआ है कि जिसका बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में उपयोग होता है, और दिन ब दिन साइंस का उपयोग बढ़ता जा रहा है, मच प्रोग्रेस हो रहा है। तो हाउएवर एवरी काइंड हैज़ टू साइड्स एंड मिसयूज ऑफ साइंस हैज़ हैड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन लाइफ। मतलब जैसे हर एक मतलब कॉइन के दो साइड्स होते हैं,
ठीक है, मतलब हेड एंड टेल होता है। उसी तरह साइंस में भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको ह्यूमन उसके मतलब के लिए यूज़ करता है, उसका मिस यूज़ कर रहा है। उसमें एक टेक्नोलॉजी है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी टेक्निक कैन हेल्प टू फॉलो द ग्रोथ एंड वेल बींग ऑफ अ अनबॉर्न बेबी। मतलब पेट के अंदर जो भ्रूण बड़ा बड़ा ही नहीं या फिर उसकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, उस ग्रोथ को चेक करने के लिए, उसके हार्ट बीट्स चेक करने के लिए ना इस सोनोग्राफी टेक्निक का यूज़ होता है बेटा। पर हमने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, बट द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल foeticide as a result of the discrimination between the girl and the boy child is an example of grave misuse of this technique। इस टेक्निक का मतलब है कि फीमेल अगर हमारे भ्रूण में बढ़ रही है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ख़राब लोगों में पाई जा रही है। इसका ये मतलब है बेटा कि गर्ल चाइल्ड बहुत कम हो रही है। गर्ल्स का हमारे आसपास बढ़ने वाले समाज में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गई है। और वही बॉय चाइल्ड जो है वो भ्रूण में ही पता चलने के बाद उसको बढ़ाया जाता है, खाया पिलाया जाता है और उसको अच्छा बनाया जाता है। तो ये टेक्निक का यूज़ करके फीमेल को भ्रूण में ही ख़त्म करना और बॉय को बहुत अच्छे से बढ़ाना चढ़ाना और उसको दुनिया में लाना, ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमारे भारत देश में इसके ऊपर एक समिति गठित की गई, उसके ऊपर चर्चा की गई और उसके ऊपर कायदा बनाया गया कि यदि कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर इसकी जांच करके उस फैमिली को बताता है तो हाँ, डॉक्टर उस फैमिली के ऊपर ज़रूर एक्शन होगी, ठीक है। परंतु जो माता रहेगी उस माता के लिए गर्ल और बॉय ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा। उस वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी, ऐसा कायदा हमारे भारत देश में बनाया गया। तो फीमेल फोर्टिस इज़ नाउ एन कॉग्निजिबल ऑफेंस अंडर द PNDT एक्ट। मतलब किसी लड़की का गर्भ में ही परीक्षण, लिंग परीक्षण करना, ये कायदे के अनुसार एक गुनाह माना गया है और उसके ऊपर हमारे भारत देश में उसे लिंग परीक्षण के तहत सज़ा दी जाती है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। आप लोग भी अगले साल 10वीं में जाएंगे बेटा, है ना। 10वीं के बाद और सामने बड़े होंगे या फिर आप लोग ज़रूर कुछ बड़े बनेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी फ्यूचर में यदि आपके सामने ऐसा कभी हुआ कि आपको कभी सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ी, आप बड़े हुए या फिर आपकी वाइफ को सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ी और आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि आपको जांच करनी है, आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि उसकी जांच करिए, तो ऐसा कभी आप अपने साथ नहीं होने देंगे। आपके लिए चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपके लिए वो हमेशा एक समान होना चाहिए। लड़की, बल्कि मैं तो यह कहूँगा बेटा कि लड़की जो होती है वो लक्ष्मी के रूप में होती है और उसका हमने हमेशा स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लड़का होने वाला हो तो वो भी गलत है। लड़के भी अच्छे ही होते हैं, वो भी वंश को सामने लेते हैं। मैं भी एक लड़का हूँ, लेकिन मैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ बेटा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है बेटा ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर में जैसे आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी आकृति बताई गई है। ये जो बाहरी कर्ण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आउटर ईयर से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिडल ईयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये मिडल ईयर मध्यम कर्ण के बारे में के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और यहाँ पे जो इसके अंदर वाला भाग, कर्ण का यहाँ पे अंदर वाला भाग यहाँ पे दिख रहा है, वो इनर ईयर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। मतलब यदि ह्यूमन ईयर के बारे में अगर हमने बात की तो ह्यूमन ईयर के यहाँ पे 3 भाग होंगे। एक तो आउटर ईयर, दूसरा मिडल ईयर और तीसरा होगा बेटा इनर ईयर। तो इस तरह से कर्ण की रचना आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है और परीक्षा में पूछे जाने के बाद ये रचना की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
अगले साल कक्षा 10वीं में, जैसे आपको ह्यूमन ईयर 9वीं कक्षा में है, वैसे ही कक्षा 10वीं में ह्यूमन आइज़ करके एक पोर्शन रहेगा। ह्यूमन आइज़ के बारे में ही ऐसे आकृति आपको बनानी होगी। और इस साल आपको ईयर के लिए ही पढ़ाई करनी है। अगले साल आइज़ के बारे में ऐसे ही हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कक्षा में हम लोग ज़रूर ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ। ऑडिटोरी कैनाल जो होता है वो कान के अंदर का ऐसा भाग होता है जहाँ पे हमारे कान के अंदर मल जमा हुआ होता है बेटा। तो वो मल जो होता है वो बाहर से आने वाले कीड़ों को, मकोड़ों को आपके कान के अंदर आने से बचाता है। वो मल बाहर निकलना इसका एक अलग साइंटिफिक रीज़न है, ताकि आने वाले कोई भी कीड़े को वो मल से तकलीफ हो, परेशानी हो और वहीं पे वो अंदर न जाकर वो बाहर निकल जाए। क्योंकि यदि वो अंदर जाता है तो हमारे कान में एक ईयर ड्रम होता है बेटा, जिसको हम लोग कान का पर्दा भी कहते हैं। ये कान का पर्दा उस कीड़े की वजह से ये अगर डिफेक्ट हो जाता है तो हमारी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम लोग कोई भी आवाज़ अच्छे से नहीं सुन पाएंगे बेटा। इसके पहले ऑडिटोरी कैनाल में ईयर ड्रम के पहले एक टिम्पैनिक कैविटी होती है बेटा। ये टिम्पैनिक कैविटी वही होती है जो कि मल के रूप में यहाँ पे बनती है, और वो हमें निकालनी नहीं है। ये जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, वो अपने आप निकलती है। डॉक्टर के कहने के अनुसार ये मल जो होता है, कभी कभी हम लोग हमारी गाड़ी की चाबी से या फिर कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर डाल के उसको निकालने की कोशिश करते बेटा, वो बहुत गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से हमारे कान के पर्दे के ऊपर डैमेज हो सकता है और वो हमारा पर्दा हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ही इसका खामियाना भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बेटा। इसके बाद ईयर ड्रम जो होता है वो कान का पर्दा बहुत नाजुक एक पतली सी चादर होती है, जो कि बहुत बड़े आवाज़ से ख़राब हो सकती है। तो ऐसे बड़े आवाज़ों से आपको बचना है बेटा। तो हमने अभी ऑडिटोरी कैनाल, आउटर ईयर, टिम्पैनिक कैविटी देखी और ईयर ड्रम देखा। अब इसके बाद हमारा मिडल ईयर यहाँ से शुरू होता है बेटा। मिडल ईयर में देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नर्व्स जो होती है वो कनेक्टेड होती है, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कान को बाहरी क्षेत्रों से बचाता है। इसके अंदर चेन ऑफ 3 बोन्स होते हैं बेटा। ये ईयर ड्रम के अंदर मतलब एक तीन 3 बोन्स का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हड्डियों का एक कलेक्शन होता है 3 बोन का, जिसको हम चेन ऑफ 3 बोन्स कहते हैं। और ये चेन ऑफ 3 बोन्स हमारे पर्दे को भारी कोई अटैक से बचाने का काम करता है। अगर अटैक मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ तो ये पर्दा डायरेक्टली नहीं फटेगा, ये बोन्स हमें उससे बचाता है। तो ये मिडल ईयर में हम लोग चेन ऑफ 3 बोन्स देखेंगे और एक सेमी सर्कुलर कैनाल देखेंगे और स्टेप्स देखेंगे। इसके कुछ स्टेप्स भी इसको कनेक्टेड है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो हमारे बोन्स को मजबूती प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है। और हमारे बोन्स के जो कनेक्टेड नर्व्स होती हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल से हमारे माइंड तक के वो जानकारी पहुंचाने का काम करता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में एक कोक्लिया यहाँ पे दिया गया बेटा। ये कोक्लिया जो आपको यहाँ पे इसकी आकृति नज़र आ रही है, ये आकृति आपको शंकु की तरह नज़र आ रही है बेटा। शंकु की तरह नज़र आने वाले इस आकृति का नाम है कोक्लिया। और कोक्लिया जो है वो यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स इसके साथ इसके इनबिल्ट होते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क तक ये पूरी जानकारी या फिर कोई कर्ण पटल से आने वाले बहुत बड़े आवाज़ को रोकने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। वो तुरंत हाथ लगा के कान के ऊपर हाथ रख के हम लोग उसे बड़े आवाज़ को डायफ्राम तक आने तक और ड्रम तक आने तक उसे बचा सकते हैं। और आखिरी में हमें इनर ईयर में एक यूस्टोचियन ट्यूब यहाँ पे दी गई है। ये यूस्टोचियन ट्यूब का फ़ायदा ये है इसका वर्क ये है बेटा कि ये हमारे
नर्व सेल्स जो होते हैं वो मस्तिष्क तक हमें जो क्रिटिकल जानकारी होती है उसको पहुंचाने में आपकी मदद करता है। तो ये हो गया बेटा स्टोचियन ट्यूब। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा ह्यूमन ईयर की जानकारी। तो द ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आइज़ है, नोज है, उसी तरह ईयर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपको स्टार्टिंग में ही लिख कर बताना है यदि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी हियर साउंड बिकॉज ऑफ आवर ईयर। हम हमारे कान से साउंड मतलब कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं। व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट। जैसे ही कोई साउंड वेव्स हमारी ईयर ड्रम पर फॉल होते हैं, हमें ईयर ड्रम पर पहुंचते हैं, तो वो वाइब्रेट होना शुरू करता है बेटा, और वाइब्रेट होके ही हम लोग उसको सुन सकते हैं। तो दीज वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच ट्रैवल टू द ब्रेन थ्रू नर्व, जो कि ब्रेन तक नर्व द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। अब हम लोग आउटर ईयर के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आउटर ईयर को ही पीना कहते हैं बेटा। तो द आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड पासेज देम थ्रू द ट्यूब टू अ कैविटी इन द मिडल ईयर। मतलब आउटर ईयर जो ये बाहर का भाग आपको कर्ण भाग आपको दिख रहा है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उन सभी साउंड वेव्स को एक टिम्पैनिक कैविटी ऑडिटोरियल कैनल वाले ट्यूब से कैविटी को होते हुए मिडल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है बेटा। इट्स पेक्यूलियर funnel like shape helps to collect and pass sound into the middle ear। इस पेक्यूलियर फनेल का शेप, यानी कि इस शेप को हम लोग किसी भोपू या स्पीकर की तरह भी मान सकते हैं बेटा। कभी आप लोगों ने भारी लगा हुआ बड़ा सा स्पीकर देखा है, उस स्पीकर से बहुत सारी जानकारी आ सकती है, उसी तरह से वो कलेक्ट भी की जाती है। ये देखिए, ये जो संरचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से एक गोल संरचना होती है। हाथ द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रचना क्या करती है, आने वाले साउंड को कलेक्ट करने में मदद करती है और वो साउंड को जो है वो अंदर तक ले जाने का काम करता है बेटा। तो इस तरह से ये भोपू की तरह एक संरचना है जो कि साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। स्पीकर का काम जो है वो माइक की आवाज़ को बाहर छोड़ना है, परंतु यहाँ पे जो पेक्यूलियर फनेल का शेप का कार्य है ये कि वो साउंड को कलेक्ट करता है और मिडल ईयर में डायफ्राम मतलब यानी कि ईयर ड्रम तक ये पहुंचाने का काम करता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। तो देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड द ईयर ड्रम। मिडल ईयर में एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसे ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा कहा जाता है बेटा। तो व्हेन अ कंप्रेशन इन अ साउंड वेव रीचेस द ईयर ड्रम, द प्रेशर आउटसाइड इट इंक्रीजेस एंड इट गेट पुशेस इनवर्ड। तो आपको जैसे साउंड वेव, जब हमने स्टडी ऑफ साउंड शुरू किया था, मैंने आपको कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बताया था बेटा। तो जैसे ही साउंड वेव का कंप्रेशन हुआ, वो ईयर ड्रम के अंदर आउटसाइड प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से वो कंप्रेशन जो होता है वो साउंड को ईयर ड्रम के अंदर पहुंचाता है एंड इट गेट पुशेस इनवर्ड, और उसी तरह से उसका वाइब्रेशन शुरू होता है बेटा। तो ईयर ड्रम का काम ही वही है कि वो कंप्रेशन को प्रेशर द्वारा इंक्रीज करता है और इनवर्ड आउटवर्ड प्रोसेस करता है। तो द अपोजिट हैपन्स व्हेन द रेरिफैक्शन रीचेस देयर। और इसी का अपोजिट प्रोसेस होती है बेटा कि जब रेरिफैक्शन होता है तो ये इनवर्ड पुश न होता, आउटवर्ड पुश होता है, तो ये रेरिफैक्शन में होता है। तो द प्रेशर आउटसाइड डिक्रीजेस एंड द मेम्ब्रेन गेट्स पुल्ड आउटवर्ड। तो रेरिफैक्शन में प्रेशर जो होता है, आउटसाइड प्रेशर डिक्रीज होता है बेटा, और जो मेम्ब्रेन है वो आउटवर्ड पुल किया जाता है। द साउंड वेव कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। और उसी वजह से साउंड वेव में जो होता है वो वाइब्रेट, साउंड वेव की वजह से ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, वो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में आपको बताया मैंने कि कॉक्लिया होता है जिसका आकार शंकु की तरह होता है। तो दो ऑडिटरी नर्व कनेक्ट द इनर ईयर टू द ब्रेन। मतलब इनर ईयर का काम यही है कि ऑडिटरी नर्व जो होती है वो इनर ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है बेटा। तो द इनर ईयर हैज़ अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द शेल ऑफ द स्नेल। इनर ईयर में एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो स्नेल की शेल की तरह है। स्नेल यानी कि आपको पता है बेटा
जो ज़मीन पर शंकु के आकार पर चलने वाला जो जानवर होता है उस आकार का इनर ईयर का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड अ कोक्लिया, जिसको शंकु आकार में कोक्लिया कहते हैं। द कोक्लिया रिसीव द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द नर्व। ये कोक्लिया का कार्य क्या है कि वो वाइब्रेशन जो होते हैं, डायफ्राम से आने वाले वाइब्रेशन जो होते हैं, मेम्ब्रेन से आने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड करता है। और ब्रेन को कैसे सेंड करता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व, यानी कि नर्व के आधार पर वो उसको सेंड करने का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को सेंड करने का काम करता है। एंड द ब्रेन एनालाइजेज दिस सिग्नल, और ब्रेन जो होता है वो सिग्नल्स को अलग अलग तरीके से कैच करके उनको एनालाइज करने का काम करता है, जानने का काम करता है कि वो सिग्नल्स कौन से हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे आसपास से कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसके सिग्नल्स हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हमारे आसपास स्कूल में रिंग बज रही है तो वो सिग्नल्स हम लोग आसानी से चेक करते हैं। तो अलग अलग सिग्नल्स को ब्रेन एनालाइज करने का काम करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने का पोर्शन देखेंगे बेटा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।